हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पार्ट 4 में आपसे बात करने वाले हैं। कुछ रिसर्च में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है इस क्वेश्चन पेपर में, आपके पेपर 1 में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि रिसर्च से रिलेटेड है, वो आपके पेपर में आती है। तो हम उन टर्मिनोलॉजी को आज आपसे बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड। सो आज हम बात करेंगे पोस्टुलेट, एक्सियम, एम्पिरिसिज्म, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म और कंस्ट्रक्ट, और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे। और प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यूजीसी नेट में, उनको भी इस पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि पोस्टुलेट क्या होता है। देखिए, पोस्टुलेट का सिंपल, अगर हिंदी में पोस्टुलेट की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? अभिधारणा। ठीक है, मतलब कोई चीज है जो कि पहले से ही अभिधारणा हम बना लेते हैं ना, किसी चीज की, किसी चीज को एज इट इज मान लेना, जो है उसको एज इट इज मान लेना। अब उसके पीछे का लॉजिक या उसके पीछे का, उसको प्रूफ नहीं किया जाता है, उसके पीछे जाकर के उसको देखा नहीं जाता है कि ऐसा हमने क्यों माना, कुछ ऐसी बातें। ठीक है, उसे पोस्टुलेट कहते हैं। जो चीजें एज इट इज हैं उनको एज इट इज मान लेना। ठीक है, वो चीजें कैसी हो सकती हैं? जैसे कि किसी थ्योरी का जो रिजल्ट आता है, जैसे E=mc²। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो उसने थ्योरी दे दी, बता दी, समझा दी। अब हम उसको अप्लाई करते चले जाते हैं, हम उसको एज इट इज मान लेते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि क्या हो गया, समझ लीजिए 2 + 2 को ऐड करेंगे तो 4x। अब ये हम इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे कि अच्छा 2 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों 4 आ रहा है, क्यों क्यों हो रहा है, इस चीज को नहीं जाना, मतलब एज इट इज मान लेना, वो है पोस्टुलेट। ठीक है, तो पोस्टुलेट कैन नॉट बी प्रूवन, इसको हम प्रूव करने नहीं जाते हैं। तो क्यों नहीं प्रूव करने जाते हैं? क्योंकि ये पहले से ही प्रूव्ड है, जो सिद्ध है, जो पहले से ही सिद्ध हो चुका, उसको क्या प्रूव करेंगे? तो उसको नहीं प्रूव करते। इट इज अ सेल्फ एविडेंट, देयर एक्सेप्टेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। और उसको एक्सेप्ट करने में, इसको एक्सेप्ट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एक्सेप्ट इज एज इट इज। पोस्टुलेट नॉट रिक्वायर एनी एविडेंस। पोस्टुलेट के लिए जो अभिधारणा बनी हुई है, उसके लिए किसी एविडेंस, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इट इज द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। यहाँ पर हमें उसका डायरेक्ट एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके पीछे कोई अभिधारणा जो हमने मान ली है, तो उसको हम ऑब्जर्व करने नहीं जाएंगे, उसको चेक करने, रीचेक करने नहीं जाएंगे, वो होता है पोस्टुलेट। ठीक है, अब एक इमेज है, इसे देख लीजिए कि जैसे AB और BC दोनों को ऐड करते हैं तो AC आता है। ठीक है, बट ये ऐसा क्यों आया? ये तो हमने एज इट इज मान लिया कि ठीक है, AB + BC, ये जो लाइन है, इसको ऐड करते हैं तो AC आता है। बट इसके पीछे, इसको हमने एज इट इज ही कहीं भी लिखा होगा तो हम इसको एज इट इज मान लेंगे। यही है पोस्टुलेट। ठीक है, एंड देन आता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट को हिंदी में अगर इसका मीनिंग समझे तो क्या आता है? रचना। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्ट है, इसमें क्या होता है? वी कैन डिफाइन कंस्ट्रक्ट कंसेप्चुअली। ठीक है, इसको हम कंसेप्चुअली डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, जिसको समझा सकते हैं, वो है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, दे हैव थ्योरेटिकल मीनिंग, इसकी थ्योरेटिकल मीनिंग है। ठीक है, इसका कुछ मतलब है, बट इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट वो चीज है जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, और पोस्टुलेट वो चीज है जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको प्रूफ नहीं करते हैं। ठीक है, और इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्ट को कॉन्सेप्चुअली डिफाइन कर सकते हैं, इसको वैचारिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग है, जो पहले से पता है चीजें। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्ट। एक्सियम। ठीक है, व्हाट इज एक्सियम? जो कि स्वयं सिद्ध है। ठीक है, एक्सियम का मतलब क्या हो गया? जो कि सेल्फ प्रूवन है, प्रूवन इटसेल्फ, वो अपने आप में ही प्रूव्ड है, वो एक्सियम हो गया। ठीक है, और एक्सियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जो हमारे नैतिक मूल्य है ना, वैल्यूज, जीवन के कुछ मूल्य होते हैं। ठीक है, उस तरीके के उन मूल्यों के बारे में बात करना, वैल्यूज के बारे में बात करना, ये होता है एक्सियोलॉजी। ठीक है, जैसे वैल्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे हाँ, सदा सच बोलना। ठीक है, ये क्या हो गए? जीवन के कुछ मूल्य हो गए ना, उस तरीके की बात करना, वो होता है एक्सियोलॉजी।
एक्सियम जो कि प्रूवन है सेल्फ, वो हो गया एक्सियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, आप देखते होंगे रिसर्च पेपर में भी, जब आप पेपर पढ़ते होंगे, कोई पेपर डाउनलोड करते होंगे, आपने एटलीस्ट देखा होगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट भी स्टार्टिंग में लिखा होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में हिंदी में इसका मतलब देखें तो क्या लिखा हुआ है, अमूर्त, ठीक है, मतलब जिसकी कोई मूर्ति ना बने, ठीक है। अगर और अच्छे से इसको डिफाइन करूं मैं, जब अगर मैं कोई भी चीज समझा रही हूँ या आप कहीं से भी कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ इमेज बनती है, ठीक है। कोई इमेज बनती ना, हम जैसे कि अगर हमें कहीं जाना हो, सपोज इज कि आपको कहीं भी घूमने जाना है, लाइक वंडरलॉ जाना है, वाटर पार्क जाना है, अगर मैं बोलूँ वाटर पार्क, तो आपके माइंड में कुछ इमेज बनेगी, वाटर स्लाइड, ठीक है, कुछ ऐसी फन, ये कुछ इमेज आपके माइंड में बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, वो चीज जिसकी हम मूर्ति अपने माइंड में बना ले रहे हैं, हम कुछ चीज बता रहे हैं तो आपके समझ में आ रहा है तुरंत, ठीक है, इमेजिन हो रही है चीजें। बट एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वो चीज है जो हम, जब हम कोई चीज बता रहे हैं, कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं, बट वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी इमेज माइंड में नहीं बन रही है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो रिसर्च पेपर में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, वो क्या होता है, अंदर जो भी बातें बताई गई हैं रिसर्च पेपर में, पूरे रिसर्च में, उन सभी की कहीं कहीं की कुछ लाइन उठा के लिख देते हैं, वो ही होता है एब्स्ट्रैक्ट। बट अगर हम उन लाइन को वहां पे देखें जो एब्स्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, उससे हम रिसर्च पेपर के बारे में कि एग्जैक्ट क्या हुआ होगा, इसके अंदर कौन सी लाइन के बाद क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, क्योंकि बीच की काफी बातें होती हैं जो कि वहां पर नहीं लिखी होती। तो उस जगह उस रिसर्च पेपर में क्या हुआ है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मात्र पढ़ लेने से हमें सारी चीजें नहीं समझ में आती, बस हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या क्या बातें हैं जो इनसे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, जहां से हमें कॉम्प्रीहेंड नहीं हो रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, जिसकी इमेज नहीं बन रही है माइंड में, वो है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। दैट वी कांट अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल है, जिसको समझा नहीं जा सकता। देयर इज सम सेंटेंसेस दैट वी कैन, जो बहुत सारे सेंटेंसेस जिसको हम लिंक नहीं कर सकते, अनेबल टू लिंक दोज सेंटेंसेस, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अनेबल टू मेक द इमेज, उसकी मूर्ति ना बना पाए अपने दिमाग में, तो वो हुआ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। नाउ क्वेश्चन क्या है, इस पे भी एक क्वेश्चन है, जैसे पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट का मतलब मैंने भी क्या बताया था, अभिधारणा, ठीक है, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो है अभिधारणा। कंस्ट्रक्ट क्या था, कंस्ट्रक्ट वो चीज थी जिसको कि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं, it is the statement of a principle assumed in the absence of direct evidence। इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, ठीक है। तो नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व इज कंसीडर टू एग्जिस्ट, ठीक है, जो पहले से ही है उसको ऐसे ही मान लेना, तो दैट इज द कंस्ट्रक्ट, ये आपका कंस्ट्रक्ट होगा, और ये आपका क्या होगा, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, वो है पोस्टुलेट। तो स्टेटमेंट प्रिंसिपल अज्यूम इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। सो ए का 3 हो जाएगा। वेरिएबल, जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें आपके कई तरीके के वेरिएबल होते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जिसमें हम दोनों को मिला के स्टडी करते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें। तो इस तरह की बातें होती हैं, और भी काफी कुछ होता है, बट डिटेल में वेरिएबल के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट कॉज ऑब्टेन रिजल्ट टू वेरी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज समथिंग which can change either qualitative और quantitative। रिसर्च आपकी चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, बट वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। सो 3 का 2 हो जाएगा कि वो वेरिएबल्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर आपकी कई तरीके की हो सकती है, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, ठीक है। बट अगर यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर सिर्फ लिख दिया, मतलब कि एक ही तरफ के डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। इट कॉज ऑब्टेन रिजल्ट टू वेरी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में जो है रिसर्च जो है वेरी कर गई है, इसमें एरर आ गई है। सो 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। सो 4 का 1 यहाँ पर है, और 1 का 3, और 2 का 4, यस, एंड 3 का 2। सो आंसर इज बी, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रिसर्च पैराडाइम क्या होता है। तो देखिए पैराडाइम का अगर मैं हिंदी
हिंदी में बात करूं तो उसका मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। अब ऐसे आप पहली बार पैराडाइम सुन रहे होंगे, मे बी इट्स न्यू वर्ड फॉर यू, तो आप ऐसे समझिए कि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। जैसे दृष्टिकोण का मतलब भी तो यही हुआ कि हर चीज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, रिसर्च के दृष्टिकोण की बात हो रही है, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ कॉमन बिलीफ शेयर्ड बिटवीन द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, ठीक है। जैसे हर चीज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वैसे रिसर्च का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक कॉमन बिलीव होगा, ठीक है, जो कि एक रिसर्चर और साइंटिस्ट के बीच में वो कॉमन चीजें होंगी, ठीक है। अबाउट हाउ द प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड, प्रॉब्लम किस तरह से समझा जाए, एंड हाउ एड्रेस फॉर अ सोल्यूशन, और कैसे उसके सोल्यूशन तक पहुंचा जाए, ठीक है। ये रिसर्च के कुछ कॉमन वो है, समझ लीजिए कि एक पैराडाइम, उनका अपना नजरिया है, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना नजरिया होगा, इस सोसाइटी में भी आप देखते होंगे, तो वो ही है रिसर्च के लिए एक रिसर्च का पैराडाइम, रिसर्च का वो नजरिया, ठीक है। तो पैराडाइम का मतलब क्या होता है? पैराडाइम का मतलब होता है पैटर्न या इंटरेस्ट से रिलेट कर सकते हैं इसको। तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर एक रूम है, ठीक है, ये सपोजेस कि ये एक रूम है, और इस रूम में अगर मैं एक लाइट जला दूं, ठीक है, एक मैंने लाइट जला दी, तो अब क्या हो गया, ये रूम पूरा फिल हो गया लाइट से, ठीक है, लाइट से फिल हो गया, इस रूम में लाइट फिल हो गई। अब क्या, अगर मैं यहाँ पर एक अगरबत्ती जला दूं, एक धूप कुछ जला दिया, ठीक है, तो अब वो क्या होगी, इसकी पूरी फ्रेगनेंस पूरे रूम में फैल जाएगी। तो एक इसका अपना पैराडाइम हो गया, इसका अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण हो गया। अगर मैं यहीं पे म्यूजिक चला दूं, ठीक है, कुछ सॉन्ग्स, कुछ गाने, या सपोज साइलेंट नॉर्मल म्यूजिक होता है, लाइट म्यूजिक, स्टडी म्यूजिक, कुछ भी चला दिया, तो वो यहाँ पर रहेगा पूरे रूम में। सो यहाँ पे क्या है कि ये अपनी बात, मतलब कि अपने पैराडाइम को शो कर रहा है। म्यूजिक है तो वो अपना स्पेस ले रहा है पूरे रूम में, ठीक है, लाइट है तो वो अपना स्पेस ले रहा है पूरे रूम में। अगर मैंने धूप जला दी, अगरबत्ती जला दी, तो वो अपना स्पेस ले रहा है रूम में, यानी कि हर कोई अपना अपना स्पेस ले रहा है, कोई किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है चीजें। तो उसी तरह से रिसर्च भी यही है कि हर किसी का अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना पैराडाइम। तो रिसर्चर और साइंटिस्ट के बीच में जो भी बातें हैं वो उनका अपना पैराडाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ फिलॉसफी। देखिए, फिलॉसफी के तो कई सारे एरिया होते हैं, बट हमें क्या ध्यान में रखना है, पेपर 1 को ध्यान में रख के मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। दैट फर्स्ट इज दी मेटाफिजिक्स एंड सेकेंड इज दी एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स को हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं एंड एपिस्टेमोलॉजी को ज्ञान मीमांसा कहते हैं, ठीक है। अब मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स कहता है कि वो ट्रुथ नॉलेज को खोजता है, ठीक है। मेटाफिजिक्स क्या कहता है कि जो ट्रुथ नॉलेज है उसे गेन करना है, बट वो कैसे एक्सेप्ट करता है? इट एक्सेप्ट द एक्सपीरियंस, यानी कि वो नॉलेज जो कि हमें एक्सपीरियंस से गेन होगी वो मेटाफिजिक्स एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो सारी नॉलेज जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिनको कि हम खुद से एक्सपीरियंस करके जान सकते हैं, वो क्या है? मेटाफिजिक्स है, ठीक है। बट एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है जो हमारी बिलीव है, ठीक है, जो हमारी इनर नॉलेज है, इनर नॉलेज के बारे में बात करता है, वो हमारी एपिस्टेमोलॉजी हमारी इनर नॉलेज के बारे में बात करता है, ठीक है। जो जैसे कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो कनेक्शन है, उस तरह की बात करना। जब आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो आपको नॉलेज गेन होती है, दैट इज दी एपिस्टेमोलॉजी। और मेटाफिजिक्स क्या है? जिन चीजों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है मेटाफिजिक्स। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी में क्या फर्क है। नाउ अब जो रिसर्च का पैराडाइम है, अभी हमने समझा ना दृष्टिकोण, तो रिसर्च के पैराडाइम को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। दो अप्रोचेस हैं रिसर्च के पैराडाइम्स को समझने के लिए। एक तो है आपका पॉजिटिविज्म एंड दूसरा है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म में क्या बताया? रिसर्च आर मोस्टली रिलेटेड टू सोशल साइंस, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च हमारी कैसी होंगी? सोशल साइंस से रिलेटेड होंगी। इट सेज द वे रिसर्च कंडक्ट इन द सोशल साइंस शुड कंडक्ट इन अ
अच्छा, ये कहता है कि सोशल साइंस में वैसे ही रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए जैसे कि साइंस में कंडक्ट होती है, यानी कि जिस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट का हम रिलेशन देख करके फ्यूचर के लिए कुछ चीजें प्रेडिक्ट करते हैं या हम नई चीज आविष्कार करते हैं या जो भी हमने रिसर्च की उसको हम अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो उस तरह की रिसर्च भी सोशल साइंस में होनी चाहिए। ये कहता है कि जैसे कॉज एंड इफेक्ट जिस तरीके से एग्जैक्ट हम पर्टिकुलर और एक नॉर्मल तरीके से जब हम साइंस की रिसर्च करते हैं, बिल्कुल वैसी ही रिसर्च सोशल स्टडी में भी होनी चाहिए। इट सेज वी शुड हैव क्रिएट अ सिचुएशन इन द सोसाइटी, हमको उस तरीके की रिसर्च में सोसाइटी में उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए और फिर उसका रिजल्ट फाइंड आउट करके उस तरीके से हमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन लगा करके हमें फ्यूचर के लिए चीजों को प्रेडिक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा पॉजिटिविज्म कहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनिज्म। ठीक है, जो पॉजिटिविज्म है ये डिटर्मिनिज्म को फॉलो करता है। We can forecast only when we know the cause and effect relation। ये कहता है कि हम तभी चीजों को फोरकास्ट कर सकते हैं जब हम उनके पीछे के कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को जान पाएंगे, जैसा कि साइंस में करते हैं। तो उस तरीके की बात आपका पॉजिटिविज्म करता है। We can forecast only when we know the cause and effect relation। पॉजिटिविज्म के बारे में अगस्ता कॉमेट, ये एक साइंटिस्ट हैं, तो अगस्ता कॉमेट ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि पॉजिटिविज्म को 3 लेवल में डिवाइड किया। ज्ञान को, एक्चुअली जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया। फर्स्ट इज द रिलीजन, जैसे धर्म के प्रति जो अंधविश्वास होता है, तो रिलीजन से रिलेटेड बात की गई। फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी से रिलेटेड बात करना, और साइंटिफिक, जैसे अभी बताया ना कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप रखना। तो अगस्ता कॉमेट ने 3 चीजों में, 3 ज्ञान को 3 प्रकार से 3 लेवल में डिवाइड किया गया। फर्स्ट लेवल था जो कि रिलीजन, जब जो भी रिलीजन हमारा फॉलो करता है हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें। दूसरा है फिलॉसफी, और तीसरा है जब हम साइंटिफिकली नॉलेज को गेन करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके 3rd लेवल में आता है। ठीक है, इट फॉलो वॉट एवर वी नो ओनली वॉट वी बिलीव। सो पॉजिटिविज्म इससे रिलेट करता है। 5 प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म के 5 प्रिंसिपल हैं, इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट इज कंप्लीटली साइंटिफिक। पॉजिटिविज्म क्या कहता है, ये कंप्लीटली साइंटिफिक होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिविज्म आपका कंप्लीटली साइंटिफिक है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, क्लियर एक्सप्लेनेशन, यानी कि यहाँ पर उन्हीं चीजों को माना जाएगा जिन चीजों का प्रैक्टिकल या क्लियर एक्सप्लेनेशन जो दिखाई देंगी चीजें, उनको ही माना जाएगा। टोटल लॉजिक बेस्ड होगा और फॉलो द हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग, ये फॉलो करता है हाइपोथेसिस को और उसकी टेस्टिंग को। इट इज बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, ये जो आपका पॉजिटिविज्म है, इट इज ये जो टिका होता है कॉमन सेंस पे ये टिका होता है। ठीक है, एंड लास्ट इज वैल्यू फ्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। वैल्यू फ्री जो पॉजिटिविज्म है ये वैल्यू फ्री होता है। जैसे आपको बताया था वैल्यू का मतलब होता है नैतिकता, जीवन के मूल्यों के बारे में बात करना, तो यहाँ पे रिसर्च के कुछ मूल्य होंगे, कुछ एथिक्स होंगे, ये उसको नहीं मानता है, तो इट इज अ वैल्यू फ्री। अब कुछ फीचर्स हैं पॉजिटिविज्म के। पॉजिटिविज्म कैसा होता है, डिटरमिनिस्टिक होता है। पॉजिटिविज्म कैसा होता है, मैकेनिस्टिक होता है। पॉजिटिविज्म में हम डेटा कलेक्ट करते हैं एंड एम्पिरिसिज्म की बात करता है। डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, इट इज अ डिटरमिनिस्टिक जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेटेड बात होंगी। मैकेनिस्टिक का मतलब क्या हुआ, हाइपोथेसिस को डेवलप करना और उसको टेस्ट भी करना। तो मैकेनिस्टिक है जो पॉजिटिविज्म है, दैट इज द मैकेनिस्टिक, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं और उसको टेस्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन का मतलब तो आप जानते होंगे, जहाँ पर डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। और इम्पीरिसिज्म, इम्पीरिसिज्म का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस प्लस साइंस। इम्पीरिसिज्म, इम्पीरिसिज्म का इससे सेंस लाइए ऐसे कि इम्पीरिसिज्म को इस तरह से पढ़िए कि एक्सपीरियंस निकले। ठीक है, तो एक्सपीरियंस प्लस साइंस, जहां पे हम चीजों को, जिन चीजों को हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और जहां पर हम लॉजिक भी लगा सकते हैं, वो आपका इम्पीरिसिज्म है। तो इम्पीरिसिज्म को ये फॉलो करता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं पॉजिटिविज्म से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि ऑन्टोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी क्या होती है, ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है द यूज ऑफ रिसर्च इन द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर वे। ऑन्टोलॉजी कहता है कि पहली बात तो हमें वही रिसर्च करनी चाहिए जिनका समाज में यानी सोसाइटी में कुछ ना कुछ यूज हो। ठीक है,
अब जिस चीज के लिए हमने उस रिसर्च को किया है, जो डेवलप किया है, उसका एज इट इज पर्टिकुलर वे में सोसाइटी में यूज किया जाए, तो दैट इज दी ऑन्टोलॉजी। एपिस्टिमोलॉजी आपको मैंने बताया था अभी, ज्ञान मीमांसा, ये ट्रुथ नॉलेज की बात करता है, जहाँ पे एक्सपीरियंस से आगे हम चले जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन चीजों को भी फॉलो किया जाए, वो है एपिस्टिमोलॉजी। दिस इज नोन एज द इनर नॉलेज। इनर नॉलेज के बारे में बात करता है, और पॉजिटिविज्म इसको रिजेक्ट करता है एपिस्टिमोलॉजी को। एक्सियोलॉजी का मतलब अभी बताया था आपको कि मूल्यों से रिलेटेड बात करना। एक्सियोलॉजी का मतलब जो जीवन के मूल्य होते हैं, नैतिक, एथिक्स ऑफ रिसर्च। तो पॉजिटिविज्म जो होता है वो वैल्यू फ्री होता है, यानी कि पॉजिटिविज्म एक्सियोलॉजी को भी रिजेक्ट करता होगा, ठीक है। और रिसर्च मैथोडोलॉजी का मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च जिसको होती है, प्रॉपर सीक्वेंस में हर एक स्टेप को फॉलो करना। तो पॉजिटिविज्म जो होता है वो साइंटिफिक रिसर्च है और रिसर्च मैथोडोलॉजी को फॉलो करता है। कुछ लिमिटेशन है हमारे पॉजिटिविज्म के, आइए उसको देख लेते हैं। इट डिपेंड अपॉन एम्पिरिसिज्म। अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि हमें सिर्फ नॉलेज उन्हीं चीजों से मिलेगी जिन चीजों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम साइंटिफिक मेथड लगा लें और जिनको हम एक्सपीरियंस करें। तो ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज ऐसी होगी जिन चीजों को हमने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने सपोज कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, सपोज कि आप कभी ऐसी जगह घूमने नहीं गए जहाँ पे पहाड़ हैं, तो क्या आप नहीं मानेंगे कि पहाड़ होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नहीं देखे होंगे, नहीं ऑब्जर्व किए होंगे, तो क्या हम उसको ना माने? तो ये क्या कहता है कि इट इज डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस। अगर हमने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया तो पॉजिटिविज्म उस चीज को नहीं मानता। सो ये इसकी एक कमी है, ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट दे एग्जिस्ट, देयर नॉलेज इज एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये इसकी लिमिटेशन है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड होगा, तो हर इंसान एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। कोई बारिश को अच्छे वे में लेगा, किसी के लिए वही बारिश, रेनिंग सीजन जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है। किसी का कच्चा घर है तो उसको अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेगा, किसी ने शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा बारिश, तो मतलब इसलिए तो पर्सन टू पर्सन जो है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, अलग अलग सोच समझेगा चीजों को। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि हर चीज को हम एक्सपीरियंस करके नहीं सीख सकते, और हर इंसान का अलग अलग एक ही चीज को देखने का, एक्सपीरियंस करने का तरीका अलग हो सकता है। पॉजिटिविज्म कैनॉट बी यूज इन बिजनेस स्टडी। पॉजिटिविज्म को हम बिजनेस स्टडी में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्यों नहीं यूज कर सकते? अब आप खुद ही देखिए कि एक ही चीज को अगर एक इंसान एक तरीके से बता रहा है, दूसरा इंसान उसी चीज को अलग तरीके से समझ रहा है, तो पॉजिटिविज्म को मतलब जो बिजनेस स्टडीज है वहां पर यूज नहीं कर सकते। ये एक तीसरा इसका ड्रॉबैक है। इट इज नॉट फॉलो एपिस्टिमोलॉजी, ये एपिस्टिमोलॉजी को भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। पोस्ट पॉजिटिविज्म इट सेज एक्सपीरियंस इज नॉट द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज। ये कहता है कि एक्सपीरियंस, हर एक चीज को एक्सपीरियंस किया जाए, केवल वही एक ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता। बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जिनको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, हम अलग तरीका हो सकता है सीखने का। यहाँ पर कहता है कि जो एक्सपीरियंस करने की बात आती है, अगर हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हर इंसान का सेंसेस अलग तरीके से काम करेगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर काफी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। एक सेम ही चीज अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होंगी, तो अलग अलग नॉलेज हो जाएंगी। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि नहीं, नॉलेज इस तरह नहीं होनी चाहिए, नॉलेज हमेशा एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात करता है डायरेक्ट एनकाउंटर करने की, यानी कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके बीच में अगर कोई भी चीज आ रही है, जैसे हमारे सेंसेस आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, ज्ञान में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ज्ञान का सोर्स होना चाहिए, इस तरीके से हमें ज्ञान मिलना चाहिए जहां पर सेंसेस ना आए, हमें डायरेक्ट एनकाउंटर करना हो चीजों को। तो वो होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। एक्सपीरियंस इज बेस्ड अपॉन द सेंसेस ऑफ द माइंड, सो इट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन। इट फॉलो द ऑब्जर्वेशन एंड इनर नॉलेज। ये इनर नॉलेज के बारे में बात करता है, लाइक मेडिटेशन वगैरह हो गया।
तो ये होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।